हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है अगर आप सेकंड ईयर्स के हो। देखिए, ज़्यादातर सेकंड ईयर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है फार्माकोलॉजी में। फार्माकोलॉजी के अंदर सिलेबस भी बड़ा है और 3 पेपर आते हैं एक साथ। बैक लगने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, याद करने में भी टफ रहती है। तो आपके इस सब्जेक्ट को सिंपल बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 14 ऐसी ड्रग्स जो सबसे ज़्यादा काफ़ी बार पूछी जाने वाली इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं, और इसी के साथ ऐसी ड्रग्स जो हर बार एग्ज़ाम में आती रहती है और जिसके नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल थे। मैंने ढूंढा, मेरे पास मेरे नोट्स मिले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूं। तो मैं इन सबको आपको एक ट्रिक की वे में बताऊंगा। फ़िलहाल देखिए, मेरा नाम पवन सोनी और सेकंड ईयर के अंदर मेरे थे 523 मार्क्स गवर्नमेंट कॉलेज RVHS से। तो अपन अब इस वीडियो में बात करते हैं किस किस ड्रग्स की बात करेंगे, तो वो मैंने यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है। एक तो है एनसेड्स, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ बताई, तो बताया था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एंटासिड, एंटी कोलिनर्जिक, एंटी साइकोटिक और कोलिनर्जिक्स हो गई, एंटीडोट, एंटीविनम, ड्रग्स यूज इन इमरजेंसी, इमिटिक्स, एंटीमिटिक्स, ATT, OCP, मैक्रोलाइड्स, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। ये सारी जो ड्रग्स है, ये सारे टॉपिक्स है, वो आपके साथ में इस वीडियो में या इसके 2 पार्ट्स में आपके साथ डिस्कस करूँगा फास्टली। अब देखिए, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने सारे शॉर्ट नोट्स बनाए थे और शॉर्ट नोट्स ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से या तो रिवीजन का सोर्स हो सकता है या फिर पास होने का सोर्स हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा मैं आइडियाज़ बताऊंगा। मैं आपको पर्टिकुलर पढ़ाने के लिए नहीं हूँ, मैं आपको उस ड्रग्स के बारे में आइडियाज़ बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको उसको सेट करना है और एग्जामिनर की थ्योरी को समझना है, ठीक है, ताकि आप फार्मा में अच्छे नंबर ला सको, ठीक है। बाकी पढ़ाने का मेरा कोई पर्पज़ नहीं है, मैं बस आपको इनके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, इनके जो क्लासिफिकेशन है वो सब बता दूंगा। कोई ट्रिक्स होगी तो वो बता दूंगा। बाकी मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से आपको कुछ नहीं भी आता है तो कैसे लिखना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस पूरे वीडियो के बारे में। और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए, तो आप मेरी इस स्क्रीन पे देख सकते हो पहली ड्रग, जिसका नाम है एनसेड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये ड्रग्स देखिए ज़्यादातर पेन के अंदर काम आती है, जब भी दर्द होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अपनी बॉडी में दर्द का एक मेजर रीज़न होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के अंदर ऐसे बहुत सारे मीडिएटर्स आते हैं जो काम करते हैं पेन का, इसलिए इसको नॉन स्टेरॉयडल का मतलब ये होता है इसमें स्टेरॉइड्स नहीं होते। स्टेरॉइड्स नहीं होने का फ़ायदा ये है कि इनकी लत नहीं लगती है। और एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब ये इन्फ्लामेशन को कम करती है। इन्फ्लामेशन को कम करेगी तो ऑटोमेटिक पेन रिलीव होगा। और इसमें जैसे एस्प्रिन्स टाइप्स की या नॉन ऑपियोइड्स आती है। ऑपियोइड्स अपन अलग से पढ़ते हैं, जिसमें अपन वो पढ़ते हैं जिसकी लत लग सकती है, ठीक है। और ये एनाल्जेसिक्स होती है, मतलब जिससे अपना दर्द है वो ख़त्म होता है। इन एडिशन दीज हैव एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक, ये बुखार भी उतारती है। यूरिकोसुरिक, यानी कि ये यूरिक एसिड का सिक्रेशंस भी करवाती है। और इसमें कोई एडिक्शन नहीं होता है, इसलिए इनको बोलते हैं एनसेड्स, ठीक है। यानी कि नाम से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। अब देखिए, आप आगे देखिए कि ये है ना रिवर्सिबल एनाल्जेसिक होती है। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली दर्द को हमेशा के लिए ठीक कर देगी, ये सिर्फ आपके पेन को 5 से 6 घंटे के लिए ठीक कर सकती है। ये नॉन नार्कोटिक होती है, मतलब कि इसके अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस नहीं होता है कि इससे लत लग सके। नॉन सिडेक्टिव होती है, कोई नींद भी नहीं आती है। इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखिए। इसमें 4 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, ध्यान दीजिए, एक मैं आपको बता दूँ चीज़ कि कॉक्स हमेशा दर्द को अगर ख़त्म करना है तो कॉक्स एंजाइम होता है, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम होता है, उसको इनहिबिट करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे 4 तरह की होती है ऐसी ड्रग्स जो कॉक्स को इनहिबिट नहीं करती है, सेलेक्ट नहीं होती है ना। मतलब कि सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर नहीं होती, वो जरूरी नहीं है कि कॉक्स को ही इनहिबिट करके दर्द कम करे। दूसरी होती है प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर। इसके अंदर ऐसी दवाइयाँ आती है जो आप जनरली लेते हो, जैसे डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन। ये ऐसी दवाई है जो ज़्यादातर कॉक्स 2 को इनहिबिट करती है। अभी मैं बताऊंगा कि जो कॉक्स एंजाइम है वो 2 टाइप का होता है। बाकी अगर बात करें सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, मतलब कि ऐसी दवाई है जो कॉक्स 2 को ही इनहिबिट करेगी। यहाँ आपको एक चीज़ पता लग जानी चाहिए कि कॉक्स 2 एंजाइम को अगर इनहिबिट कर दिया तो दर्द कम हो जाएगा, यानी कि कॉक्स 1 का दर्द में ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक विथ पुअर इन्फ्लामेटरी एक्शन, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, ये 4 टाइप की क्लासिफिकेशन होता है। यानी कि ध्यान दीजिए,
ऐसी जो पर्टिकुलर किसी कॉक्स को इनहिबिट नहीं करेगी, किसी को भी कर सकती है, 1 या 2 को कर सकती है। दूसरी जो ज़्यादातर कॉक्स 2 को इनहिबिट करे। तीसरी जो सिर्फ कॉक्स 2 को ही इनहिबिट करेगी। और चौथी जो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक होने के साथ साथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस भी रखती है। आगे चलते हैं अपन, आगे देखिए आप, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर क्या होती है। देखिए कॉक्स 2 तरह का एंजाइम होता है, ठीक है। कॉक्स 1 है ना, मतलब कि दर्द में प्रेजेंट रहे नहीं रहे ये जरूरी नहीं है। कॉक्स 2 हमेशा इन्फ्लामेशन स्टार्ट करता है, इसलिए कॉक्स 2 को इनहिबिट करना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए एनसाइड्स आ जाए तो आप लिखना कि जो कॉक्स 2 को इनहिबिट कर सकती है वो ज़्यादातर दर्द निवारक होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स या क्लासिफिकेशन की। पहली होती है सैलिसिलेट। सैलिसिलेट में आती है एस्प्रिन। ये इनके मतलब कि केमिकल्स हैं, मतलब कि एस्प्रिन के अंदर ज़्यादातर सैलिसिलेट प्रेजेंट होता है, सैलिसिलेट। दूसरी होती है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें आप आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन देखते हो। फेनामेट, मेफेनेमिक एसिड, देखिए फेनामेट और मेफेनेमिक, तो इसमें जो पंच वर्ड है फेन, तो उससे आप याद कर सकते हो। इनोलिक एसिड में आती है पायरिक्जिकॉम और टिनोक्सिकैम, ठीक है। एसिडिक एसिड डेरिवेटिव में कीटोरोलेक और एंडोमेथासिन, ठीक है। बाद में देखें तो पायरिलोजोन डेरिवेटिव्स में फिनाइल बिटोजोन और प्रोपाइल पिनोडियोजोन। देखिए इनको याद करने के लिए आप या तो डेन की ट्रिक याद कर सकते हो और PASPEF इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। P फॉर प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव्स और A फॉर होता है एसिडिक एसिड डेरिवेटिव्स, S फॉर होता है सैलिसिलेट, फिर P का मतलब होता है पायरिलोजोन डेरिवेटिव्स, ठीक है। फिर E का मतलब होता है इनोलिक एसिड, फिर F का मतलब होता है फेनामेट। मैं जो भी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन बोलूँ आपको एक बार मैं बोलूँगा, साथ साथ पीछे के पीछे आपको भी उच्चारण करना है, इससे आपको जल्दी याद होगा। देखिए मैं थोड़ा फास्ट मोड में हूँ, मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय के अंदर आपको मैं सारी ड्रग्स पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे भी तो आगे पढ़ना है, ठीक है। देखिए प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर ये होती है प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर। प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 का मतलब होता है कि जो ज़्यादातर कॉक्स 2 को इनहिबिट करती है। जैसे कि इसमें देखें निमेसुलाइड, ये ज़्यादातर आप लेते हो, जैसे कि डाइक्लोफिनेक देखें, एसेक्लोफिनेक देखें, इटोडोरोलेक देखें, मतलब कि ये कॉक्स 2 को इनहिबिट करती है कंपेयर टू कॉक्स 1, ठीक है। और इसके साथ कुछ पॉइंट्स भी मैंने फैक्ट्स भी लिख रखे हैं, वो भी आप याद कर सकते हो। आगे देखो आर्थराइटिस वगैरह में डाइक्लो वगैरह नहीं देनी है, जो जोला चॉप डॉक्टर देते हैं डाइक्लो वगैरह ये सब नहीं देनी चाहिए, ये लीवर टॉक्सिसिटी कर देता है। यानी कि जब आप इसमें सब लिखोगे कॉन्ट्राइंडिकेशन, सॉरी जहाँ पे साइड इफेक्ट लिखोगे तो अल्सर हो जाएंगे, हेपेटिक टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये फैक्ट है जो मैंने साथ साथ लिखे हैं ताकि आप आगे लिख सको। थर्ड नंबर पर आते हैं सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, जैसे सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब और पैराकॉक्सिब। तो ये जो कॉक्सिब आती है ना, ये कॉक्स 2 को इनहिबिट करती है, ध्यान रखिएगा, ओके। आगे चलते हैं 4 टाइप, जिसमें एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस आती है। इसमें है ना, एक तो आती है आपकी पैरासीटामोल, एक आती है निफोपैम, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है तो देखो याद मत करिए। अब देखिए आगे मैं इस मैकेनिज्म को समझाता हूँ, ये क्या है, यहाँ पे जो बनी हुई है वो इन्फ्लामेशन की मैकेनिज्म है, तो इसको आप ज़्यादा देखिए मत वैसे तो। बाकी अगर आप देखो तो ज़्यादातर क्या है, कुछ नहीं है, बस कुछ भी अगर बैक्टीरिया वायरस अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो क्या है कि अपने जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं वो आते हैं, सीरोटोनिन आता है, ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन आता है। इसकी वजह से क्या है, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है सेल्स के लिए और इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको मैं ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब नहीं करूँगा। अब देखिए आगे इसके कॉक्स पाथवे लिखा हुआ है, मैं इसको देखिए सीधा कर देता हूँ आपके लिए। ये कॉक्स पाथवे लिखा हुआ है, जब भी आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखो तब होता क्या है, कॉक्स 1 क्या है, ट्रांसक्रिप्शन करता है एमआरएनए का, और कॉक्स 2 क्या है कि ये इंजरी, इस्चीमिया या फिर कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या सीजर्स में एमआरएनए बनाता है। ये क्या करते हैं कि जो एराकिडोनिक एसिड होता है वहाँ पे एराकिडोनिक एसिड को बदलता है प्रोस्टाग्लैंडिन में, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। तो एनसेड्स क्या करती है, कॉक्स 1 या कॉक्स 2 को इनहिबिट कर देती है, ठीक है। ये हो गया, इसलिए आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे लिख सकते हो। क्या क्या करती है, या तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस, देखो इसको याद करने के लिए क्या क्या याद करना है आपको, देखो पीसी का मतलब होता है या तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, सी का मतलब होता है कीमोटैक्सिक मैकेनिज्म को कम करती है, मतलब कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर से कम आने देती है ताकि इन्फ्लामेशन होता ही नहीं है, ठीक है। फिर जो इंटरल्यूकिन फर्स्ट होता है उसके प्रोडक्शन के डाउन रेगुलेशन को कम करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत कम कर देती है, मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख रखा है, आप आराम से देख सकते हो। जो भी फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है ऑक्सीडेशन में उनको कम करती है, ठीक है। आगे देखिए ब्रेडिकाइनिन और हिस्टामिन्स को कम करती है, ठीक है।
एंटीपायरेटिक इफेक्ट मतलब कि बुखार को कम करती है। एनाल्जेसिक मतलब कि दर्द को कम कर देती है, यानी कि इन्फ्लामेटरी एक्शंस को कम करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन ही है एक ऐसा कारण जो दर्द करवा रहा है। एंटीप्लेटलेट एक्शन भी होता है, अगर किसी को किसी की प्लेटलेट्स घट रही है तो उसको आप डाइक्लो वगैरह नहीं दोगे, क्योंकि इसका एक्शन एंटीप्लेटलेट्स होता है, ठीक है। अनवांटेड इफेक्ट क्या होते हैं, जैसे मतलब कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, एक ये तो पेप्टिक अल्सर करवा देती है, ठीक है। अब देखिए सैलिसिलेट्स के बारे में मैंने अलग से लिख रखा है, वैसे ये सेम ही, अगर आपने इतना कुछ पढ़ लिया तो आराम से लिख सकते हो। पैरासीटामोल करके भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आप ऐसा रीड कर जाइएगा मेरे नोट से। अब अपन आगे बात करते हैं एंटासिड की। दूसरी ड्रग है अपनी एंटासिड क्या होता है, वीक बेस होते हैं जो गैस्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिडिटी को कम कर देते हैं, पीएच को बढ़ा देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है क्योंकि एक्सेस HCl हो जाता है। एंटासिड की डेफिनेशन, आइडियल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन की बात करें, आइडियल एंटासिड ये होता है जो एक तो सस्ते में मिल जाए जैसे इनो, ठीक है, और एब्जॉर्ब नहीं हो, कभी भी एंटासिड एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक एल्कलाइसिस कर सकता है, मतलब कि बॉडी के अंदर एल्कलाई या फिर बेस की मात्रा बढ़ा सकता है, ठीक है। CO2 लाइब्रेट नहीं करे, क्योंकि CO2 होगा तो ये क्या कर देगा, वापस से एसिडिटी कर देगा। इसको रिबाउंड हाइपर एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। नॉट इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, खाने के फूड के साथ एब्जॉर्प्शन करने में कोई हेल्प नहीं करे, और लेग्जेटिव या कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं करे। डायरिया, ऐसा नहीं हो कि आपने लिया और डायरिया हो जाए। क्विक एक्शन करे, 6 सेकंड में इनो काम शुरू करता है, ठीक है। आगे बात करें तो लंबे समय तक काम करे और ज़्यादा महंगा भी नहीं हो, 5-7-10 रुपये में इनो मिल जाता है, टॉक्सिक नहीं होता है, साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब अगर बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो पहले आते हैं सिस्टमेटिक एंटासिड जो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेंगे, एब्जॉर्बेबल्स होते हैं, इसलिए सिस्टमेटिक एल्कलोसिस, मैंने बोला नहीं, अगर एंटासिड एब्जॉर्ब हो गया तो सिस्टमेटिक एल्कलोसिस कर देगा, मतलब कि बॉडी के अंदर एल्कलाई या बेस की मात्रा बढ़ा देगा। जैसे कि बात करें NaCO3 जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। दूसरी बात करें नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड जो नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, एल्यूमिनियम वाले होते हैं। देखिए ज़्यादातर कौन कौन से सॉल्ट आएंगे, या तो हाइड्रोक्साइड आएंगे, फॉस्फेट आएंगे, या कार्बोनेट आएंगे। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ठीक है। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, चलिए। कैल्शियम कंटेनिंग में बात करें तो कार्बोनेट और फॉस्फेट हैं, और मैग्नीशियम की बात करें तो कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, फॉस्फेट, ट्राइसिलिकेट और सिट्रेट। तो PHC OT से बात कर सकते हो, OT के अंदर मतलब PHC के अंदर OT आ गई, मैग्नीशियम वाले सॉल्ट याद हो जाएंगे। अब देखिए एक चीज़ बता दूँ आपको, जब भी साइड इफेक्ट लिखने हो तो देखो अल्का हमेशा कॉन्स्टिपेशन कोज करती है, मतलब एल्यूमिनियम और कैल्शियम क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन कोज करते हैं, और जो मांगे वाले होते हैं, MG वाले होते हैं, वो लूज मोशन या डायरिया करते हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी कोई एंटासिड डायरिया मतलब कि एंटासिड आइडियल नहीं होता, इसलिए अपन चौथा टाइप का एंटासिड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन एंटासिड। ये क्या करते हैं, इसके अंदर एल्यूमिनियम भी होता है और दूसरे सॉल्ट मैग्नीशियम भी होता है। जैसे देखो एक एल्यूमिनियम उठा लिया जो डायरिया कर रहा है, एक मैग्नीशियम उठा लिया जो डायरिया कर रहा है, एल्यूमिनियम उठा लिया जो कॉन्स्टिपेशन कर रहा है, और डायरिया और कॉन्स्टिपेशन आपस में उल्टे पुल्टे होते हैं, तो ये अपने इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। और इस प्रकार से अपन कॉम्बिनेशन एंटासिड देख लो, मेगाल्ड्रेट हो गया, ठीक है, सिमेथिकोन हो गया, एल्जीनिक एसिड हो गया, ठीक है। डोज वगैरह आप चाहो तो याद कर लेना। यूज कहाँ होता है, एसिडिटी में, GERD में, पेप्टिक अल्सर में, ठीक है। कहाँ कहाँ नहीं लेना है, तो जैसे कि अगर आपको डिहाइड्रेशन है, अगर पथरी है तो नहीं लेना है, अगर अंदर ब्लीडिंग हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो नहीं लेना है, ठीक है। और ये सब देखिए आप डायरिया कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं, आप सब पढ़ सकते हो। अब देखिए आप सबका एक डाउट रहता है कि हम नर्सिंग एक्शन में क्या लिखें। मैं आप देखिए आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूँ किसी भी ड्रग में लिखना क्या क्या होता है। सबसे पहले आप लिखोगे ड्रग का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद लिखना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कि काम कैसे करती है। फिर लिखना है फार्माकोकाइनेटिक सबका सेम होता है, ठीक है, जिसमें आदमी लिखना होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ये आप आराम से लिख सकते हो। अगर आप सबने पढ़ा तभी ये PDF आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। और बात करते हैं आगे, ठीक है। आगे बात करते हैं आगे क्या क्या लिखना होता है, कहाँ यूज होती है, जिसको इंडिकेशन भी बोलते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ नहीं देनी होती, तो ज़्यादातर अपन ड्रग्स प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में नहीं देते हैं, ठीक है। या फिर किसी को कुछ लीवर फेलियर है या फिर हिपेटिक टॉक्सिसिटी है, क्योंकि ज़्यादातर किडनी या लीवर है वो इनके साथ डील करता है। तो अगर किडनी में खराबी है, लीवर में खराबी है, तो आपको ये दवाइयाँ नहीं देनी है, ठीक है। आगे बात करें कि क्या क्या इसके रोल ऑफ नर्स होते हैं, तो ध्यान रखिए कि आपने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के राइट पढ़े हैं, राइट पेशेंट राइट ड्रग, ठीक है। तो ये सब आप सबसे पहले तो राइट लिख के आ सकते हो। फिर लिखिए कि जहाँ पे भी मतलब कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो उसको नहीं देनी है, वो लिख सकते हो आप।
इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है, अगर साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं तो देखना है। और ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा ड्रग के चेक करें कि ड्रग काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो और बॉडी में एलर्जी तो नहीं कॉज कर दी। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आगे बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की। आप पढ़िए। हाँ, तो एंटीकोलिनर्जिक वो होती है जो एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को ब्लॉक करती है, यानी कि जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है उनको ब्लॉक करती है, यानी कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपसे अपने आप हो गया। ये एंटी सिक्रेटरी होती है। अब देखिए, बात करें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की तो इनको एंटी मस्करेनिक ड्रग्स भी बोलते हैं, पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो नेचुरल एल्केलॉइड्स जैसे कि एट्रोपिन, हायोसिन, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे याद रखा था NaH, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। NH, N फॉर नेचुरल एल्केलॉइड्स, A फॉर एट्रोपिन, H फॉर हायोसिन। सिंथेटिक एल्केलॉइड 3 टाइप की, उसको बाद में पढ़ते हैं। सेमी सिंथेटिक में आती है वापस है एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट, ठीक है, और होम्योट्रोपिन, फिर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड तो अपन बहुत ही ज़्यादा यूज लेते हैं अगर किसी की आइज़ वगैरह है उसकी ख़राब है तो। सिंथेटिक एल्केलॉइड की बात करें तो ये 3 टाइप की होती है, एक तो माइडेटिक्स और एंटी स्पाज्मोटिक, एंटी सिक्रेटरी एजेंट और एंटी पार्किंसंस एजेंट, ठीक है। तो माइडेटिक्स मतलब जैसे साइक्लोपेंटेनोल, ठीक है, ट्रोपिकामाइड। और एंटी स्पाज्मोडाइक में बात करें तो आ जाती है अपने प्रोपेंथिलिन, ठीक है। एंटी पार्किंसन में बेंजोक्थेलिन और बाइपेरिडिन, बाकी आप देख सकते हो इसमें। और एक और 4 टाइप होता है वेजो सेलेक्टिव, इसी का सिंथेटिक एल्केलॉइड्स का, ठीक है। तो आप देख लीजिए एक बार, मैं यहाँ पे ब्रश से सब कुछ बता देता हूँ। पहला क्लासिफिकेशन ये है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन ये है, दूसरा सिंथेटिक एल्केलॉइड, तीसरा सेमी सिंथेटिक, ठीक है। सिंथेटिक में 4 टाइप है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब देखिए, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, मैंने भी बार बार पढ़ी थी, याद हो गई थी। बाकी जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर आप चाहे तो पर्टिकुलर कोई कहानी बना करके याद कर सकते हो कि भाई एक आदमी था, पहले नेचुरल से एल्केलॉइड लेता था जिसमें एट्रोपिन हायोसिन थी, लेकिन वो ठीक नहीं होता था, तो फिर सिंथेटिक एल्केलॉइड लेने चालू कर दिया। सिंथेटिक एल्केलॉइड 4 टाइप की थी, यानी कि सिंथेटिक एल्केलॉइड के 4 बेटे थे। पहला माइडेटिक्स था, दूसरा एंटी स्पाज्मोटिक, एंटी सिक्रेटरी था, तीसरा एंटी पार्किंसंस एजेंट थे, ठीक है। फिर एक वेजो सेलेक्टिव था। तो आप ऐसे याद करिए, आपको इजीली याद हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 बार याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, अलग से मैंने इसके एग्जांपल्स लिख रखे हैं, ठीक है। अब देखिए, आगे मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ही लिखा है, आगे कोलिनर्जिक ड्रग्स है तो वो उस टाइम में बताऊँगा आपको, ठीक है। अब साइकोटिक, एंटी साइकोटिक की बात करें तो जो भी साइकोसिस वगैरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको ठीक करने में यूज की जा सकती है। इसको न्यूरोलैप्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अगर बात करें क्लासिफिकेशन की तो पहली आती है फिनोथायजीन। अब देखिए, इसके नाम से ही अपने एग्जांपल हो जाएंगे, प्रोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन, थियोरिडोनाजिन, ठीक है, फ्लूफेनाजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन, ठीक है। तो आप देखिए, एक बार याद कर लीजिए, प्रोमाजी, ठीक है, प्रोमाजी मतलब कि फिनोथायाजीन के कुछ जो एग्जांपल है, जिसमें एक तो है प्रोमाजी, क्लोरप्रोमाजी, ठीक है, मतलब कि अगर आपने प्रोमाजिन याद कर ली तो क्लोरप्रोमाजिन याद हो जाएगी, ठीक है। फिर ट्राइफ्लोरो प्रोमाजिन, तो प्रोमाजिन से 3 याद हो गई, ठीक है, क्लोरो, ट्राइफ्लोरो और प्रोमाजिन, ठीक है। अब बात करें ब्यूटारीफिनोन्स, तो हेलोपेरिडोल और ट्राइफ्लोपेरिडोल, तो जो भी पेरिडो, ठीक है, पहले में माजी आ जाएगा जिसमें फिनोथायजीन, दूसरे में आ जाएगी अपनी पेरिडो, मतलब कि ज़्यादातर ये औरतें फेरी देती है तो इसको पेरिडो, तो हेलोपेरिडो, ट्राइफ्लोरोपेरिडो, तो इसमें भी ट्राइफ्लू था, इसमें भी ट्राइफ्लू है। तो इसी बात करें हेटेरोसाइक्लिक, तो फोक्सापाइन और पिमोजॉइड, ठीक है। अब देखिए, मेरी यहाँ की नीचे की ट्रिक भी बता देता हूँ। एक था जीन जिसका नाम था फिनोथाजीन, ठीक है, अब आप ऐसे याद कर लेना, जिसमें क्या क्या था, प्रोमा, क्लोरप्रोमा, थियोडिरोजोना, ठीक है, फ्लूफेनाजिन, ट्राइफ्लूफेनाजिन, ऐसे याद कर देना, ठीक है। अब वो जीन था ना, वो ब्यूटी देता था लोगों को, मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्यूटी देता था, तो ब्यूटी को लोग हेलो करते हैं, ठीक है, तो आप जानते ही हो, तो ब्यूटी को लोग हेलो करते हैं, ऐसे याद रख लेना। और हेटेरोसाइक्लिक फोक्सापिन, ऐसे याद कर लेना, ठीक है, मतलब कि 6 लोग पीछे लग गए, ठीक है, लोमड़ियों की तरह, फोक्सापिन। फिर बात करें तो थियोजेंथिन्स, रेस्पेरिडोन, क्लोजेपिन,
अब इससे क्या है कि लोमड़ियों की तरह लोग पीछे पड़ जाते थे ब्यूटी के पीछे, तो क्या है कि उसकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती थी, ठीक है। तो उसने क्या कि थियोजेंथिन, ठीक है, उसका लड़के का नाम था थियोजेंथिन, तो थियोजेंथिन ऐसा आप याद कर सकते हो, मतलब कि अभी इंस्टेंट मैंने बैठे ट्रिक बना ली। एक जीन था जिसका फिनोथाजीन नाम था, और फिनोजीन क्या करता था, ब्यूटी देता था, तो सब लोग हेलो करते थे, तो फिर 6 लोग पीछे लग जाते थे हेटेरोसाइक्लिक, फिर लोमड़ियों की तरफ पीछे लग जाते थे, तो उसकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती थी, तो थियोजेंथिन्स, मतलब कि उस लड़की का नाम था थियोजेंथिन्स, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने से मर गई, और तो क्या, तभी वो थी जेंथिन। ओके, तो ये बड़ी बड़ी सस्ती ट्रिकें हैं जो आप याद कर सकते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं कोलिनर्जिक्स की। चलिए चल रहा है। कोलिनर्जिक्स में देखिए डायरेक्ट एक्टिंग आती है, इनडायरेक्ट एक्टिंग आती है। आप कोलिनर्जिक क्या बोलते हैं, मतलब कि एसिटाइल कोलिन को बढ़ाने वाली है ना ये, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्टिंग क्या होती है कि रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है, न्यूरो, ठीक है, और ये एंटी कोलिनर्जिक एस्ट्रेज को इनहिबिट करती है ताकि वो रीअपटेक नहीं करे। अब जैसे कि इसमें आती है बात करें अपन डायरेक्ट एक्टिंग में, तो एक तो आती है एस्टर और एल्केलॉइड, ठीक है। मैंने ऐसे याद रखा था DEA, ठीक है, DEA, ओके। डिया में एम कार्ब और एन लैम्प, ठीक है। तो मिथाकोलिन, कार्बाकोल, एसिटाइल कोल और बिथानोकोल, ये सारी थी एस्टर्स। और एल्केलॉइड की बात करें तो निकोटीन, लोबेलिन, एरेकोलिन, मस्केरिन, पिलोकार्पिन, ठीक है। तो ये नाम याद कर लीजिएगा। और बाद में अगर इनडायरेक्ट एक्टिंग की बात करें तो इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के एग्जांपल आप देख सकते हो, कार्बामेट्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट। और रिवर्सिबल की बात करें तो 3 डिग्री 4 डिग्री एमीन्स, जिसमें आ गया फाइजोस्टिगमाइन, टैक्रीन, डेनाजेपिल, गैलेंटोमाइन, रिवास्टिगमिन, नियोस्टिगमाइन 4 डिग्री में आ जाता है, पियरिडोस्टिगमाइन 4 डिग्री में आ जाता है, ठीक है। 4 डिग्री ब्लड ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती है, 3rd डिग्री ब्लड ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। मैंने सब कुछ इसमें लिख रखा है, बस आप ये देखिए, मेरी बात सुनिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगर आपने अच्छे से क्लासिफिकेशन लिख दिया है, बाकी चीज़ें कम लिख दी है जो सब में कॉमन है, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको बोलता हूँ रोल ऑफ नर्स अच्छे से लिखिए और आपके नंबर आएंगे। आगे बात करते हैं, एक ट्रिक है आपके पास डम्बल्स मतलब कि एसिटाइल कोलिन क्या क्या एक्शन करवाता है। तो D फॉर डायरिया करवाता है, U फॉर यूरिनेशन करवाता है, M फॉर मियोसिस करवाता है, B फॉर ब्रेडिकार्डिया करवाता है, B फॉर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, E फॉर एमेसिस करवाता है, L फॉर लैक्रिमेशन करवाता है, S फॉर स्वीटिंग करवाता है। यानी कि जो भी ड्रग्स कोलिनर्जिक से मतलब कि एसिटाइल कोलिन को बढ़ावा देगी वो सब डम्बल्स करवाएगी, और जो एंटी कोलिनर्जिक है वो डम्बल्स का उल्टा करवाएगी। यानी कि अगर किसी को डम्बल्स मतलब कि डायरिया है तो एंटी कोलिनर्जिक दे दो, ठीक है। इस टाइप से आप इसको ध्यान रख सकते हो। और अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी है, वैसे तो यहाँ पे बिथेनोकोल को मैंने अलग से भी समझाया है, बट आपको इतना कुछ याद नहीं करना है। जो भी इसमें आपको आप नीचे से जाके देख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या क्या होते हैं। पिलोकार्पिन के बारे में मैंने अच्छे से लिख रखा है, और ये काम कैसे करती है वो सब लिख रखा है, ये एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है। अब देखिए ये सबको आप इन सबको आप छोड़िए, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, बहुत है इसमें। मैंने आपको जहाँ डम्बल्स बताया तो डम्बल्स को ही अच्छे से चलिए तो आगे अपन बात करते हैं एंटीडोट की। एंटीडोट क्या सबस्टांस होते हैं? एंटीडोट वो सबस्टांस होते हैं जो किसी भी ड्रग के इफेक्ट को काउंटरएक्ट करते हैं। काउंटरएक्ट करने का मतलब ये होता है कि उसके इफेक्ट को ख़त्म करते हैं। इसमें अगर अपन बात करें तो इसकी बहुत ही फ़नी ट्रिक है, वो है हिम बाप हाउ, मतलब ये उसका बाप कैसे। हिम HIM पे आता है हिपेरिन। ये जो सारे ब्लैक से लिखे हुए हैं वो सारे एंटीडोट है, ब्लू से लिखे हैं वो उसका एंटीडोट है, मतलब कि हिपेरिन एंटीडोट है। प्रोटामाइन सल्फेट का या प्रोटामाइन सल्फेट का हिपेरिन एंटीडोट है। इंसुलिन का ग्लूकोज का इंसुलिन, ठीक है। मिथेनॉल का एथेनॉल, मॉर्फिन का नैलेक्सोन है। बेंजोडाइजेपिन्स का एंटीडोट है फ्लूमाजेनिल, और एट्रोपिन का है फाइजोस्टिगमाइन, ठीक है, मतलब कि आप एल्केलाइंस का है डाइल्यूट एसिटिक एसिड। यहाँ पे मॉर्फिन का नैलेक्सोन इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा मॉर्फिन खा लिया है तो उसको हम नैलेक्सोन देते हैं तो वो उसका इफेक्ट ख़त्म कर देता है। PCM का एनेसिटाइल सिस्टीन, हैवी मेटल का है किलेटिंग एजेंट, और ऑक्सीजन का है CO या फिर CO का है ऑक्सीजन, और विटामिन K का है वारफेरिन या वारफेरिन का है ये
विटामिन के। अब देखिए एंटीडोट ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड मतलब ये एंटीडोट का मतलब होता है गिवन अगेंस्ट, ठीक है। ये काउंटर एक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, फिजिकल केमिकल और जो भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं उसको कम करते हैं, थेराप्यूटिक सब्सटेंस के रूप में यूज़ करते हैं, टॉक्सिसिटी को कम करते हैं। इतना सब कुछ आप लिख दोगे तो बहुत ही है, ये है ना, ये हेल्थ केयर सिस्टम का ओवरऑल बर्डन कम करते हैं, क्योंकि बहुत बार होती है अपन दवाई दे देते हैं और वो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कर देती है, तो फिर हमें उसका एंटीडोट देना पड़ता है। अब बात करते हैं एंटीविनम की। एंटीविनम क्या है, किसी भी जहर के अगेंस्ट दिए जाते हैं, यानी कि ये टॉक्सिन्स को, स्नैक के टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। टॉक्सिन स्नैक कौन कौन से हैं, नाजा, क्रेत, वाइपर्स, ठीक है, इसको छोड़ के ये आप देखिएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं टॉक्सिन कितने टाइप के होते हैं। सी, देखिए CHN, सी मतलब होता है साइटोटॉक्सिन या कार्डियोटॉक्सिन। साइटोटॉक्सिन या जो सेल में टॉक्सिसिटी करते हैं, कार्डियोटॉक्सिन जो सीधी हार्ट रेट को कम कर देते हैं, हीमोटॉक्सिन जो ब्लड में टॉक्सिसिटी करते हैं, न्यूरोटॉक्सिन जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं कि बर्निंग, डिस्कलरेशन, वाउंड, मतलब कि अगर किसी को सांप काट गया है तो बहुत ज़्यादा जलन होगी, डिस्कलरेशन हो गया, ठीक है, पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगी। और सिस्टमेटिक की बात करें तो उसको दौरे आ सकते हैं, ताने आ सकते हैं, कन्वल्जेंस हो सकता है, उसका ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो सकता है, मतलब कि दोनों आंखें एकदम ऊपर हो गई, बेहोश हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, कभी भी सांप काट गया है या फिर किसी को भी जहर काट गया है तो उस पार्ट को इमोबिलाइज रखते हैं, सपोर्टिव थेरेपी देते हैं, दर्द निवारक एनाल्जेसिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, टीटी देते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटीविनम देते हैं, ठीक है। एंटीविनम्स क्या होते हैं, एंटीविनम्स क्या होते हैं इसकी अपन बात करते हैं एंटीविनम की। तो एंटीविनम क्या करते हैं कि उनको कम करते हैं, टॉक्सिसिटी को काउंटरैक्ट करते हैं। वैसे अगर अपन बात करें कि न्यूरोटॉक्सिन्स क्या रेस्पिरेटरी फेलियर्स करके डेथ को अंजाम देते हैं, कार्डियोटॉक्सिन शॉक करवा के डेथ को अंजाम देते हैं। एंटीविनम्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाईवेलेंट नाजा, ठीक है, बाईवेलेंट नाजा, पॉलीवेलेंट स्नेक एंटीविनम, वेरी जी, देखिए बाईवेलेंट, पॉलीवेलेंट, ठीक है। अब देखिए एक जो मेरा एंटीविनम है बहुत फेवरेट है, इसलिए इसका नाम है फेवाट्रिकी, ठीक है, ऐसा ही कुछ फेवाफ्रिकी ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक वाइपर के लिए है तो एंटीविपमिन अफ्रीका, एक होता है पॉलीवेलेंट स्नेक विनम एंटीसीरम, ये एंटीसीरम है। अब देखिए फेविक्विक, फेविसेप्ट, ठीक है। तो फेवरेट, फेविक्विक और बाईवेलेंट, पॉलीवेलेंट, पॉलीवेलेंट, इससे आप एंटीविनम का क्लासिफिकेशन याद कर सकते हो, बड़ा ही इजी है। और अगर आपको डिस्क्राइब करके लिखना है तो पहले फर्स्ट एड देते हैं, फिर इमरजेंसी में ले जाते हैं और एंटीडोट थेरेपी देते हैं।